सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। लौह पुरुष की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। धान बेचने के लिए अब 10 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे किसान। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 35 नए मरीज। और अंतागढ़ में एक दिवसीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का मातृभूमि के प्रति समर्पण, संघर्ष और त्याग हर भारतीय को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है। उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके तहत बीएसएफ छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक एसके त्यागी, वरिष्ठ अधिकारी और जवानों ने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। इसके पश्चात देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ अंतर्निहित ताकत को एकजुट करने और उसके खिलाफ खड़े होने की शपथ दिलाई। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसपी के अधिशासी निदेशक एसके दुबे ने कहा कि देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल का हमारे अग्रणी राष्ट्र निर्माताओं में उच्च स्थान है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हम लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक और सामाजिक अवस्था थी, इसमें भारत कई सूबों में बटा हुआ था और उसको एकीकृत करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत थी जो कि कड़े डिसीजन ले पाए और उसको इम्प्लीमेंट करा पाए। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए और उन्होंने जहाँ जैसे हुआ और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत उन राज्यों को, सूबों को भारत में विलय कराया, जो कि लग रहा था कि वो हमारी बात अपने संविधान के तरह से नहीं मानेंगे। और इस तरह उनका जो योगदान है एकीकृत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह दुर्ग में भी भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवक केंद्र दुर्ग, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सेवा योजना दुर्ग के तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत शिवनाथ नदी किनारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शनिवार को बड़े धूमधाम से समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति आदि दर्शन है, इसको हमें आत्मसात करना होगा और इसे साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनके बिना हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वो समाज है जो हाशिए पर रहा है। स्थापना दिवस और साथ ही 2 तारीख से हमारा धनतेरस, नरक चौदस और फिर सुरुक्ति या दीपावली
लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम तो 28 तारीख से। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीयन की तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर किए जाने और राज्य में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा भी की। हमारे 1 दिसंबर से शुरू होंगे। फसल कटाई की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद बहुत तेजी से होंगे। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसके लिए वृद्धि की जाती है। कार्यक्रम को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से देश विदेश से भाग लेने आए कलाकारों ने अपनी प्रकृति के माध्यम से प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने सभी कलाकारों का आभार जताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए। कल 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,59,272 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। ये संख्या पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.46% है और ये मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या इस समय 98.20% है। साप्ताहिक संक्रमण दर अभी 1.18% है। देश में अब तक 60 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराया गया है। कल 11,35,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं एक दिन में 35 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 317 पहुंच गई है। बलरामपुर जिले में 55 वर्षीय मेडिकल सुपरवाइजर कालमती जिले के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण में जुटी हुई हैं। जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहानों तक पहुंचकर टीकाकरण में जुटा हुआ है। जिले के कलेक्टर ने भी कालमती के जज्बे की सराहना की है। कालमती गांव के सभी लोगों तक पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रही हैं और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत कोई खेती बाड़ी के चलते उन लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब चाह रहे हैं तो बहुत कोई लगा ले रहे हैं। बहुत कोई का नेगेटिव सोच है, लेकिन फिर भी उनको समझाने पर लगाते हैं और बोलते हैं कि हम लगाएंगे, और लगाए भी हम लोग। उनको खेत में जाकर लगाए, खलिहान पर जाकर लगाए, घर पर जाकर लगाए और उनको समझाया गया कि इससे कोरोना से फ़ायदा क्या है, आपको प्रतिरोधात्मक क्षमता भी है, बढ़ रहा है और आप अच्छे सुरक्षित भी हो पाएंगे। जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि हमारी टीम वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए इन दिनों जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर टीकाकरण करवा रही है। वो जिले में अच्छी चल रही है। अभी पिछले 1 महीने में करीब 1 लाख वैक्सीनेशन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। बीते 3 दिनों में ही हमारी टीम ने करीब 32,000 वैक्सीनेशन को अचीव किया है। हमारे जो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, हमारी पंचायत की टीम है, हमारे जो महिला बाल विकास की टीम है, हमारी एसएचजी की महिलाएं, सभी लोगों के प्रयास से, समग्र प्रयास से ये पॉसिबल हो पाया है। उदाहरण के तौर पे एक कलामती है, 55 वर्ष की महिला है, और उनके प्रयासों से उन्होंने ऐसे ऐसे जगह मोबाइल सेशन साइट को क्रिएट करके और लोगों को वैक्सीनेट किया है। और वो वैसे पीवीटीजी जनजाति, पहाड़ी कोरबा और पंडो हैं जिन तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको वैक्सीनेशन भी किया है और उनको प्रेरित भी कर रही हैं कि वो और लोगों को वैक्सीनेट होने के लिए प्रेरित करें। कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम भी चला रहा है। धमतरी से 30 किलोमीटर दूर कुरुद विकासखंड के सिरसिदा की महिलाएं पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बना रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं गांव के अन्य लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ने का काम कर रही हैं।
उनके लगन और प्रयास का नतीजा है कि महानदी किनारे 5 साल पहले 5 एकड़ जमीन पर रोपे गए फलदार पौधे अब हरे भरे पेड़ बन चुके हैं। समूह के सदस्य पुष्पा ने बताया कि मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अभिसरण से गांव में मिश्रित पौधारोपण का कार्य स्वीकृत हुआ था। इसके अंतर्गत 5 एकड़ क्षेत्र में 6,48,000 रुपए की लागत से 1,120 फलदार पौधों का रोपण किया गया है। 4,000 के हम लोग बिक्री किए हैं। उसमें आम का पेड़ लगा है, कटहल का पेड़ लगा है, जामुन का पेड़ है। पुष्पा ने बताया कि मैट बनने के बाद वो बच्चों की परवरिश और घर परिवार की जरूरत को पूरा करने में अपने पति की मदद कर रही हैं। अब उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपने इस काम से बेहद खुश हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा अंतागढ़ में विकासखंड स्तरीय 1 दिवसीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 वर्ष तक के आयु समूह की बालिका और महिलाओं ने हिस्सा लिया। अंतागढ़ के सहायक विकासखंड शिक्षाधिकारी प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लंबी कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। ये राज्य शासन के द्वारा महिला खेल प्रतियोगिता 25 वर्ष तक की महिला हो या बालिका हो, उनके खेल आयोजन विकासखंड स्तरीय आयोजन हो रहा है। खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा आयोजित है। यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे, आज 5 विधा में जो भी बच्चे चयनित होंगे वो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। चयनित प्रतिभागियों को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। सेलेक्ट हो गए हैं, अभी फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर उसके बाद अच्छे से हम लोग प्रदर्शन करेंगे तो जिला में सेलेक्ट हो जाएगा। और मेरे को ना कबड्डी खेलना और ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब खेलना बहुत अच्छा लगता है। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राज्य स्तरीय खेल स्पर्धाओं में मौका दिया जाएगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाजवाद के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में। प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि ली और उसी समय वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी रुचि तो बौद्धिक कार्यों में थी। इसलिए वो 1921 में काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाने लगे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आचार्य नरेंद्र देव इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, धर्म, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के विद्वान थे। उनके प्रमुख शिष्यों में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी और चंद्रशेखर का नाम शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आचार्य को कई बार जेल भेजा गया। 1940 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य आगे आए और जेल गए। जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, लेकिन जेल उनके विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए बहुत लाभदायक भी रही, क्योंकि इस समय का उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए सदुपयोग किया। स्वतंत्रता के उपरांत जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ी और 1948 में स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के टिकट पर जीती सीट पर कांग्रेस छोड़कर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है। 19 फरवरी 1956 को 67 वर्ष की उम्र में आचार्य का मद्रास में निधन हो गया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और बाद में शिक्षक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।